स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, कैसे आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं और कैसे आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैंने आपको इन ऑर्बिटल्स के एनर्जी का ऑर्डर भी सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल एटॉमिक नंबर मतलब टोटल एटॉमिक नंबर जो है वो 7 से कम है या टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 के बराबर या उससे कम है, तब तो आपके पास एनर्जी ऑर्डर चलता है 2-1-2-1। और अगर एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है, तब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है 1-2-2-1। तो ये ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास सिखा दी थी। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप यहाँ पर सीखोगे, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये आप सीख चुके हो। ठीक है, हम यहां पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए MOT अप्लाई करेंगे। किसके लिए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें दो एटम्स होते हैं। तो उन दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, उसी के बेसिस पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। यहां पर NB जो है NB होते हैं आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आपको एक स्पीसी का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, उनका डिफरेंस निकाल के आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज इस पर आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना, हम यहां पर स्पीसीज की स्टेबिलिटी कंपेयर किया करेंगे। तो स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे, दो स्पीसीज की अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल से आप अलग अलग स्पीसीज बनाएंगे तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको उसके अंदर और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आप चेक करोगे बॉन्ड ऑर्डर। अब कभी कभी क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो सकता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, देन आप ये ध्यान रखना स्टेबिलिटी जो होती है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Na। यहां पर Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से आप एक डाइटॉमिक स्पीसी के जो अलग अलग फॉर्म्स बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या आपको देखना होता है, एक मैं आपको सिखा चुका हूं कि म्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है रूट n इंटू n+2। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी ये चीज, बोहर मैग्नेट्रॉन। यहां पर n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू 0 आ गई, ये म्यू डाइपोल मोमेंट वाला नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो जो आपकी स्पीसी है वो कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। और अगर म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है तो जो स्पीसी है उसे आप क्या कहोगे, पैरामैग्नेटिक। तो ये दो तरह की आपके पास स्पीसीज होती हैं, डायमैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं और क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आती है? चलिए, अभी और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देखते रहोगे। बट आओ चलते हैं, फिलिंग करना सीखते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर, कैसे MOT डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को सिखाती है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं विद हाइड्रोजन H2, फॉर्मेशन ऑफ H2 की बात करते हैं। तो आपको सभी को पता है भाई, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो जब दो H एटम मिलेंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो यहां पर एक H एटम मान लो, यहां पे आपका दूसरा H एटम है,
ठीक है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1। तो इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के भी 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप दोनों को कंबाइन करो, जैसे आप दोनों को कंबाइन करोगे यहां पर एक ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम सिग्मा 1s बोल सकते हैं और दूसरा ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम लोग सिग्मा स्टार 1s बोल सकते हैं। तो एक और एक टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सिखाया था, आप इसे वही ऑफ-बो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए भरोगे तो आपके पास टोटल 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें हाइड्रोजन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 0 है। तो अगर आप यहां पर हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बताओ वो कितना बनेगा, हाफ NB माइनस Na दैट इज 1। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या है, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड विल बी formed between 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में यहां पर क्या हुआ होगा, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। अब देखो ये बात हुई H2 की। अब अगर आप H2 से H2+ बनाओ, ठीक है, H2 तो देख ही लिया आपने, अब मैं बनाता हूं H2+। तो आपको दिख रहा है साफ साफ H2+ के केस में क्या होगा, H2+ के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। तो H2+ यानी H2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा, तो बताओ अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो बन जाएगा हाफ इंटू क्या होगा, NB माइनस Na। 1 - 0/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5, है ना। अच्छा ऐसे आप देखो, आप H2 से H2+ भी बना सकते हो। तो जब H2+ बनेगा उसके केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो भाई H2+ में H2+ बोल रहा हूं, H2- की हम बात करें, जब H2- बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। बताओ वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, बोलो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा भर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके भरेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो हाफ NB यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 2 माइनस Na 1/2, ये भी कितना हो गया, 0.5। तो आप देखो H2- और H2+ दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 0.5। H2 का कितना आ रहा था, 1। अब मैं इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकता हूं। तो अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी देखूं, तो सबसे पहले आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देखो 1 है। H2+ और H2- दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 0.5 है। अब आप देखो H2+ में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहां पर एंटी बॉन्डिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलोगे सर H2+ जब बना था तब बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन था और यहां बॉन्डिंग में 2 है। नहीं, ऐसे नहीं देखते। जब एंटी बॉन्डिंग खाली होगा तो आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल को देखोगे, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखोगे। तो H2+ के एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए H2+ की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और H2- की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तीसरी चीज आप देख सकते हो, ये डायमैग्नेटिक होगा, एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन के लिए MOT लगाकर ये पता कर सकते हो कि MOT के हिसाब से जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें H और H में एक सिंगल बॉन्ड होगा, होता भी आप जानते हो H2 में H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए कॉपी करें, फिर मूव करते हैं हीलियम की तरफ। चलिए फिर देखते हैं, बात करते हैं He2 की, ठीक है। हीलियम के लिए MOT लगाते हैं, तो हीलियम आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हीलियम का है वो कितना है, वो है 1s2। तो फिर से हीलियम का 1s ऑर्बिटल, एक हीलियम का, और ये दूसरा हीलियम है, ठीक है। तो ये भी इसका 1s ऑर्बिटल है, हीलियम है, इधर भी एक हीलियम एटम और इधर भी एक हीलियम। तो एक तो आपके पास बनेगा वही सिग्मा 1s और एक आपके पास कौन बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब आपके पास टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 और 4। अब आप यहां पे निकालो बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर
जो हीलियम का होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ NB माइनस NA दैट इज 0। दिख रहा है कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आ रहा है 0। अब ये 0 आने का मतलब क्या है, तो भाई देखो 0 आने का सिंपल सा मतलब है दैट मीन्स दो हीलियम एटम के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। तो आप सिंपली बोल सकते हो दैट इज He2 मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहली बात तो आपका जो He2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट यहां पर नहीं करेगा। ओके अच्छा चलो He2 की जगह मैं आपसे बोलूं He2 प्लस, तो आप देखो He2 प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और यहां से कम हो जाएगा, आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो He2 प्लस से जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हाफ NB2 माइनस Na1, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। दिख रहा है आपको, नहीं ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है, ये सब छलावा है आपको छलने के लिए। अरे भाई जब He2 बन ही नहीं रहा तो He2 से He2 प्लस बनाओगे कैसे, पेपर पे बना सकते हो लेकिन He2 प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। अब अगर वो स्पीसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसके ऊपर कोई और चार्ज आए वो स्पीसी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जैक्टली इसी तरह देखो अगर आप बात करो बेरिलियम की, ठीक है, तो बेरिलियम की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो बेरिलियम के लिए अगर आप बात करें तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2, ठीक है। तो इधर एक बेरिलियम एटम ले लो, इधर दूसरा बेरिलियम एटम ले लो, तो बेरिलियम के पास 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक तो बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा आपके पास सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही बेरिलियम जो होगा उसके 2s ऑर्बिटल्स भी होंगे। अगर आप बेरिलियम के 2s ऑर्बिटल्स को देखो तो एक आपके पास बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा आपके पास सिग्मा स्टार 2s। तो देखो 2s2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब गिनो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिलिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, निकालो बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से कितना आ गया, हाफ इंटू NB, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस Na, 2 और 2 वहां भी 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0। इसका भी सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि B2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब B2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो B2 प्लस B2 माइनस इन सबका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आप चेक कर सकते हो Li2 के लिए, Li2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आएगा, वो आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। वहां पे आपको जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मिल जाएगा 4 - 2 2/2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि देखो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लिथियम में 3, 2 में हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, यहां तक भरेगा वो। हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 - 2/2 लिथियम मॉलिक्यूल जो Li2 बनेगा उसमें एक बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। वो आप खुद से करके देखना, ठीक है। चलिए तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फॉर्म नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, लिथियम बेरिलियम हो गया। अब बात करते हैं बोरोन से। तो आप सभी जानते हैं बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p5 है, नहीं है ना? हाँ अरे सर 2p5 थोड़ी है, वो मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, है ना। 2p क्या होता है, 1 होता है, 1 बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा अभी तक आपको मैंने हाइड्रोजन सिखा दिया, हीलियम सिखा दिया, बेरिलियम की बात कर ली, लिथियम की बात कर ली, कहीं पर भी 2 1 नहीं लगाया क्योंकि अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। अब आपके 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब आपको एनर्जी ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। तो आप सभी जानते हैं बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, या फिर अगर आप B2 मॉलिक्यूल की बात करो तो उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10 होंगे। देखो 14 से कम है, एटॉमिक नंबर 7 से कम है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 या उससे कम है, तो ऑर्डर क्या चलता है, क्या चलता है, हाँ 2 1 2 1, क्या चलता है ऑर्डर, 2 1 2 1 का ऑर्डर आपके पास चलता है। तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पर भी एक बोरोन एटम और यहां पर भी एक बोरोन एटम, ठीक है। तो ये बोरोन का 1s ऑर्बिटल है, 1s इधर भी और इधर भी, तो एक ऑर्बिटल यहां बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा ऑर्बिटल यहां बनेगा
दैट इज सिग्मा स्टार 1s। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे देखो यहां पर क्या होगा, 2s ऑर्बिटल होंगे। तो 2s ऑर्बिटल अगर आप देखोगे तो एक आपके पास बनेगा सिग्मा 2s और एक आपके पास बन जाएगा क्या, सिग्मा स्टार 2s। तो थोड़ा बड़ा बन गया है ना। मैं एक बार दोबारा से बनाता हूं, पूरा लिख तो लिया है आपने। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं भाई, आपके पास अगर 1s ऑर्बिटल रहा होगा 1s, तो 1s से एक तो बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ये भी 1s ऑर्बिटल है। ऐसे ही अगर आप देखोगे 2s ऑर्बिटल, 2s, ठीक है, तो यहां पर भी 2s ऑर्बिटल है। तो यहां पर बनेगा सिग्मा 2s और यहां बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही आपके पास क्या होंगे, 2p ऑर्बिटल्स होंगे। तो 3 2p ऑर्बिटल्स हैं, 3 2p ऑर्बिटल्स हैं ये। अब क्या चलेगा, 2 1 2 1, 2 1 2 1 मतलब 2 बॉक्स, 1 बॉक्स, फिर से 2 बॉक्स और फिर से। तो देखो यह है पाई 2px, यह है पाई 2py और यह है सिग्मा 2pz। सिमिलरली यह है आपका पाई स्टार 2px, यह है पाई स्टार 2py और यह है सिग्मा स्टार 2pz। यह है 2 1 2 1 का मतलब। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन में अगर आप देखोगे तो 10 थे, तो अब हम 2 1 2 1 यहां पे लगा सकते हैं। तो आप देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको यहां पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां अगर मैं आपसे B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकलवाऊं, B2 का, ठीक है, तो B2 के लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ NB। बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको बहुत छोटा कर दूंगा अभी, पहले आप डिटेल में समझ लो, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखानी है मेरे को। तो NB देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 यहां और 2 यहां, 4। 6 माइनस 4, 2/2 इज 1। यानी जब B2 मॉलिक्यूल बनेगा तब भी बोरोन और बोरोन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपको इस B2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है ना, वो आपको आना चाहिए। यहां से स्टार्ट करते हैं, हम बोलेंगे कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद अगला ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद है सिग्मा 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे हायर एनर्जी पर कौन है, सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे हायर एनर्जी पर है पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम है और इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। तो ये B2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो ये B2 मॉलिक्यूल दिख गया आपको, ये इसका हमने क्या लिख दिया है, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अच्छा बहुत ही बढ़िया। और देखो कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए। एक टर्म हम यूज करते हैं होमो, नहीं ये वो वाला होमो नहीं है जो आप सोच रहे हो, नो, ठीक है। ये क्या है, ये है हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कभी कभी कहीं कहीं आपको ये नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये लोएस्ट है, ऑक्यूपाइड 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 अनऑक्यूपाइड। हाँ, B2 मॉलिक्यूल के लिए अगर आप होमो की बात करो तो होमो ऑर्बिटल यहां पर कौन सा है, वो है सिग्मा 2pz। कौन है, सिग्मा 2pz है। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर अगला आपके पास टर्म आता है अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड कहां से आएगा, सॉरी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये करेक्ट कर लेना, ये नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये आएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो कौन सा है, पाई 2px एंड पाई 2py दोनों है, ठीक है। चलिए ऐसे आप देखो आपके पास आता है एक और लूमो।
लूमो। लूमो का मतलब क्या होता है? L फॉर लोवेस्ट, U स्टैंड्स फॉर अनऑक्यूपाइड। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो ऑक्यूपाइड 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 अनऑक्यूपाइड, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड, लेकिन इनकी एनर्जी इससे ज्यादा है। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन होगा? तो B2 मॉलिक्यूल के अगर आप लोएस्ट अनऑक्यूपाइड देखो तो होता है सिग्मा 2pz। क्या होता है? सिग्मा 2pz। अच्छा, एक और आता है यहां पे, उसे हम बोलते हैं और सोमो। सोमो क्या होता है? सोमो स्टैंड्स फॉर सिंगली ऑक्यूपाइड, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप मुझे कॉन्फ़िगरेशन देखकर बताओ सोमो कौन सा है? सिंगली मतलब एक इलेक्ट्रॉन, देखो सिंगली सिंगली, तो जो पाई 2px है और पाई 2py है, दोनों ही क्या हैं? B2 मॉलिक्यूल के लिए सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। बोले यहां तक बात समझ में आती है? तो बहुत सिंपल है, आपको 2-1-2-1 को फॉलो करना है और इस तरह से आप इसका बॉन्डर निकाल सकते हो। अब आप देखो, अभी मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाया ना। अब मुझे बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको एक बार करके दिखाया और ये सब लिख के दिखाया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो देखो, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ NB माइनस Na। तो देखो 2 माइनस 2, ये दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 माइनस 2, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप मेरी बात समझना, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, मैं पॉइंट जो है मेरा, कि मुझे जब मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर चले गए, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक भर जाएंगे। तो जब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए हैं तो मुझे इनको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले ऑर्बिटल से मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकता हूं, मैग्नेटिक कैरेक्टर सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे देखना चाहोगे? ये कॉपी हो गया आपका, डन। अब देखो ध्यान से, अब मैं दोबारा B2 के पास आ रहा हूं। तो मैं अगर दोबारा B2 मॉलिक्यूल बनाऊं तो B2 मॉलिक्यूल में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, 14 से कम है, इसका मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन चलेगा 2-1-2-1। तो मैं सिग्मा 1s वालों तो को बना ही नहीं रहा हूं, अब मैं सीधा बनाऊंगा 2 1 2 1। तो देखो ये हो गया पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, ये हो गया सिग्मा 2pz, ये हो गया है पाई स्टार 2px, ये हो गया है पाई स्टार 2py और ये हो गया है सिग्मा स्टार 2pz है। B2 में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10। अब आप जानते हो इससे पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं, तो 10 में से 8 भर गए, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आएंगे? एक यहां एक यहां। चलिए अब कैलकुलेट कर लो, आप जो भी कैलकुलेट करना चाहते हो। सबसे पहले आप निकालना चाहते हो बॉन्ड ऑर्डर फॉर B2, तो निकालो। बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा? हाफ NB माइनस Na। तो NB मतलब 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। देखो थोड़ी देर पहले हमने बॉन्ड ऑर्डर 1 ही निकाला था। मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर में कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। होगा ना? कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा B2 है, B2 प्लस बनाए तो B2 प्लस, तो भाई B2 प्लस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और गया, तो बताओ B2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा? हाफ NB माइनस Na, 0.5। देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से चला गया है। ओके ठीक है। अच्छा B2 माइनस बनाए तो B2 माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना बन गया? हाफ 3 माइनस 0। देखो तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। आप देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो, रटना नहीं है ना, आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है, ये आपको हमेशा के लिए अपने आप याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? ध्यान से देखो कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकला तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से कम हो गया। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि फॉर व्हेन, या फॉर, ऐसे लिख लो आप, सिंपल सी बात है कि फॉर ईच इलेक्ट्रॉन removed from
bonding molecular orbital BMO. For each electron removed from BMO, bond order decreases by 0.5 यूनिट. जब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रटना नहीं है, हर बार इसको ऑब्जर्व करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. जब भी कभी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सिमिलरली अगर आप यहां से यहां देखो, यहां से यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. सो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एडेड टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, bond order increases by 0.5 यूनिट. तो बस सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर BMO में आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा. हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 यूनिट का चेंज आएगा. एक इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अब आप देखें, आपने तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए, अब आप इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो. इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, B2-, फिर अगला नंबर किसका आएगा, B2, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, B2+. इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसका है 0.5. मैग्नेटिक नेचर देखें तो तीनों के तीनों ही पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, और ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा. बात समझ में आ रही है, समझ में आया. चलिए, ये था B2 मॉलिक्यूल, कॉपी कर लें. और अब आप ट्राई करें C2 के लिए. C2 के लिए आपको MOT बनानी है. C2, C2+, C2-, C2+, C2-, तीनों के बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. ट्राई करें. चलिए, तो देखिए बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं कार्बन, जो मैंने आपसे कहा. तो कार्बन वही आपका C2 है. तो कार्बन में आप फिर से देखेंगे तो कार्बन 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो आपको सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम है, तो आप 2-1-2-1 को फॉलो करें. डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है. तो C2 मॉलिक्यूल के लिए आप फॉलो करेंगे 2-1-2-1. तो ये 2 बॉक्स, ये 1 बॉक्स, ये फिर से 2 बॉक्स, और ये फिर से 1 बॉक्स. तो ये क्या है, π2px, ये क्या है, π2py, ये क्या है, सिग्मा 2pz, ये क्या है, π*2px, ये क्या है, π*2py, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 2pz. तो 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास, मैंने आपको बताया. इससे पहले आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए होंगे. अब 8 के बाद भरना शुरू करें तो 9, 10, 11 एंड 12 यहीं पे भर गए सबके सब, ठीक है. अब आप देखो C2 के लिए अगर आप निकालोगे तो C2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ NB - NA. तो 4 - 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2. यानी MOT के हिसाब से जब C2 मॉलिक्यूल बनेगा तो C2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2. और नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है. अच्छा, C2 से बनाते हैं, चलो C2-. अब देखो C2- बनेगा तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा. कहां पे आ रहा है, देखो बॉन्डिंग में. तो मैंने आपको क्या सिखाया, बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाएगा. वो आप वैसे भी देख लो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो 5 - 0, 5/2 कितना हो गया, 2.5. इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक. C2- से आपने बनाया C2-2-. C2-2- में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 6 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3, और ये फिर से क्या हो गया, डायमैग्नेटिक. अच्छा, C2 से काम करते हैं, C2+ बनाते हैं. तो जब C2 से C2+ बनाओगे तो देखो ये हटा दो, ये C2 है. अब C2 से एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो 3 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5. और जब C2-2+ बना लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है. फॉर्मूला लगा के देख लो, ये आपको साफ साफ दिख रहा है. जब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा हर एक एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए. अब अगर आप यहां पे इनकी स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आपको साफ साफ दिख रहा है. अच्छा, ये बताओ, नेचर में पैरा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी कैसा होगा, पैरा, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के पास बच जाएंगे. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको साफ साफ दिख रहा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा.
और कुछ आपको यहाँ पर करने की जरूरत है ही नहीं, कर सकते हैं। चलिए तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें अब आप होमो लूमो ये सब भी बता सकते हो, तो आओ एक बार होमो लूमो इन सब की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर होमो की बात करूं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो देखो फिर से कौन होगा इसके लिए भी, π2px एंड π2py। अगर मैं आपसे लूमो की बात करूं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, तो वो कौन है, σ2pz है। अगर मैं आपसे सोमो की बात करूं, तो सोमो 12 होता है ना कार्बन में, सोमो कोई भी नहीं है, सिंगली ऑक्यूपाइड है नहीं, ये भी डबली ऑक्यूपाइड और ये भी क्या है आपका, डबली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं N2 के साथ। फिर से आप N2 का बनाए डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखें, ऐसे ही बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो अगर आप नाइट्रोजन को यहां पर देखो, तो नाइट्रोजन के केस में वही आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आप एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे, दैट इज 2-1-2-1। तो फिर से देखो बनाते हैं 2-1-2-1, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें देखो लॉजिकली सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको इनमें ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिनसे आप डायरेक्टली बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो 2-1-2-1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां तक 8 भर चुके होंगे, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक। अब आप देखो N2, तो अगर आप N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बताओ N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा हाफ इंटू NB माइनस NA 3। यानी जब दो नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, होता भी हम लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब हम N2 से बनाते हैं, देखो N2 माइनस, ध्यान से देखो, जब N2 माइनस बनेगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। भाई ये आपका π2px है, ये π2py है, और ये σ2pz है। सिमिलरली ये आपका π2px है, ये वाला जो है वो π2py है, और ये σ2pz है। अब आप देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या बनेगा, हाफ NB। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। ध्यान से देखो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से डिक्रीज हो गया है। तो यहां से देखो फिर एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एडेड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द बॉन्ड ऑर्डर decreases by 0.5 यूनिट्स। हर इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड किया है उसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 0.5 यूनिट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में, ठीक। या फिर आप एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो भी अपना आगे देखेंगे, तब इसको समराइज कर लेंगे और आगे इनको फिर लिख भी लेंगे। तो बस ऑब्जर्व करते चलो और सॉल्व करते चलो। अच्छा, N2 से बना N2 2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से और कम हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, लिख भी सकते हो हाफ, 6 माइनस 2 4/2, 2 है। अच्छा, इसी तरह N2 से अगर N2 प्लस बने, तो जब N2 प्लस बनेगा तो ये दोनों नहीं होंगे। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से जाएगा, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो N2 प्लस के लिए आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो या ऑब्जर्वेशन से बात कर लो, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, हाँ 2.5, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकल गया, डिक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर। N2 से N2 2 प्लस बनेगा, तो इसके केस में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है N2 का, तो N2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर 2.5 2.5 दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब आप देखो N2 माइनस में एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, N2 प्लस में एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगली स्टेबिलिटी में N2 प्लस ऊपर आएगा और फिर N2 माइनस। सिमिलरली N2 2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा और N2 2 माइनस कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं
और इसमें एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का 2.5, बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का है 2। ये नेचर में N2 देखोगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पैरा। N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, पैरा। N2 2 प्लस में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसा होगा, डाई। N2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन आए लेकिन दोनों अनपेड हैं, कैसा होगा, पैरा। तो आप इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर, इनकी स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, यहां से कंपेयर कर सकते हो। तो अभी तक जो आपका केस चल रहा था उसमें क्या था, N2 है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब N2 के आगे बढ़ते कौन आएगा, O2। अब O2 के केस में क्या होगा, जो आपका एनर्जी ऑर्डर है वो चेंज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो क्योंकि यहां पर sp मिक्सिंग नहीं है तो O2 की अगर आप बात करो तो O2 का एटॉमिक नंबर है 8 और जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 16। तो आप सिंपली क्या बोलोगे, नो sp मिक्सिंग। याद है लास्ट क्लास सिखाया था। अब आपके पास जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, 1 2 2 1। तो जो ऑर्डर अब चलेगा वो चलेगा 1 2 2 1 चलेगा। तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, अभी तक कितने भर चुके होंगे, 8 भरे जा चुके होंगे। 8 के बाद 8 और भरो तो 9 10 11 12 13 14 15 16 दिख रहा है। तो आप देखो O2 जो है, O2 की अगर आप बात करो तो सबसे पहले तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा O2 का, हाफ इंटू NB माइनस NA, 2, 6 माइनस 2 दिख रहा है आपको। 2 का मतलब जब O2 बनेगा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और वो होता भी है। अच्छा तो नेचर बताओ, तो साफ साफ दिख रहा है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये तो बात हो गई O2 की। अब O2 से क्या क्या बन सकता है भाई, O2 से O2 माइनस बन सकता है, O2 2 माइनस बन सकता है। ध्यान से देखो O2 माइनस जो है वो आपका सुपर ऑक्साइड आयन होता है। कौन सा होता है, सुपर ऑक्साइड आयन। और O2 2 माइनस क्या होता है, ये आपका परऑक्साइड आयन है। ये आपको देखना आना चाहिए, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड है और O2 2 माइनस जो है वो कौन सा है, वो आपका परऑक्साइड आयन है। चलिए O2 माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया तो देखो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसमें आया, एंटी बॉन्डिंग में। तो जब एंटी बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो आप देखो इसका 2 था, बॉन्ड ऑर्डर कम होकर 1.5 हो जाएगा। वो आपको फॉर्मूले से भी दिख रहा है, 6 माइनस 3 बाई 2। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, हाफ NB माइनस NA। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा O2 2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, आ गया। तो बॉन्ड और 0.5 से कम हो जाएगा, दिख रहा है 6 माइनस 4, 2 बाई 2 कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा नेचर, O2 माइनस में देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा था, तो ये नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नेचर में कैसा होगा, डाया। सही है। चलो O2 पे वापस आ जाते हैं, O2 पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं O2 प्लस की। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, कहां से गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो देखो O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गया, जब भी एक इलेक्ट्रॉन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो O2 प्लस के केस में अगर आप देखें तो बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 2.5, हाफ NB माइनस, सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी माय मिस्टेक। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एंटी बॉन्डिंग से, मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया। देखो O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, इलेक्ट्रॉन गया एंटी बॉन्डिंग से। तो ध्यान से देखना O2 से जब O2 प्लस बनेगा तो आप यहां पे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ABMO पाई स्टार ऑर्बिटल। सही है। अब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालो तो देखो आ जाएगा हाफ इंटू 6 माइनस 1 दैट इज 2.5। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से बढ़ गया है। तो देखो पिछले केस में मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप ABMO में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से डिक्रीज होगा। अगर आप ABMO से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो दैट इज फॉर ईच इलेक्ट्रॉन
removed from ABMO, bond order increases by 0.5 units. बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखो बढ़ रहा है, O2 में 2 था, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकला, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 2.5 हो गया। इसी तरह आप O2 2+ बनाओ, O2 2+ में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से और बढ़ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। देखो 6 - 0, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, 6 - 0 दैट इज 3। अगेन आप नेचर देख सकते हो, O2+ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये नेचर में कैसा होगा, पैरा। O2 2+ में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये नेचर में कैसा होगा, डाई। तो अब देखो, अगर आप इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो तो सेम इसी तरह से आप इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख सकते हो। इनके केस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर देखो, 3 सबसे ज्यादा, ये रहा। तो O2 2+ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद अगला नंबर आएगा O2+, फिर आएगा O2, फिर आएगा O2-, और फिर कौन आ जाएगा, O2-2-। इसके अलावा O2 2+ नेचर में डाई, O2+ पैरा, O2 पैरा, O2- में एक इलेक्ट्रॉन आएगा पैरा, और O2 2- कैसा होगा, डाई। कुछ रटना नहीं है, आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, यहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, और स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अब देखो, मैं आपको बताता हूं, आपको करना है F2 और Ne2। अब आप इनके लिए भी MOT क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको सिखाई है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जो भी कुछ हमने सीखा उसको एक बार समराइज करते हैं। मैं बताता हूं आपको, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिखते हैं, और एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ देखते ही बता सकते हो कि आपकी जो स्पीसी है, गिवन स्पीसी, वो पैरामैग्नेटिक होगी या फिर डायमैग्नेटिक होगी। कॉपी करें। चलिए तो देखें, बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं चीजों को समराइज। आज के लेक्चर की जो समरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, इस पे आप ध्यान देना। पहली तो एक है ट्रिक। ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सी है, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिनमें भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। जितनी भी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मैंने आपसे बोल दिया N2+, सोचना ही नहीं है। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2+ में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन को कोई पेयर अप नहीं कर सकता, तो ये स्पीसी नेचर में कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक ही होगी। आपको इससे ज्यादा और कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। बोलो, बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जो मैंने सिखाया कि for each electron added to bonding molecular orbital or each electron removed from anti-bonding molecular orbital। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हर ऐड किए गए एक इलेक्ट्रॉन के लिए और एंटी बॉन्डिंग से रिमूव किए गए एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इंक्रीज होता है बाय 0.5 यूनिट्स। रटना नहीं है, समझना है। बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे या एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 यूनिट का इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिमिलरली for each electron added to ABMO or each electron removed from BMO। तो आप ABMO में इलेक्ट्रॉन ऐड करो या BMO से इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होता है बाय 0.5 यूनिट्स। इन चीजों के ऊपर आप जरूर फोकस करें। रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैंने आपको अच्छे से कैलकुलेट करना सिखा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही होगा।
ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती हैं वो नेचर में हमेशा 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 कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। तो ये है आपकी MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अभी हमने जितने मॉलिक्यूल देखे वो सबके सब थे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आप अपनी शीट में MOT के जो क्वेश्चंस दिए गए उन्हें ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैं आपको यहां से आगे लेके चलूंगा। नेक्स्ट क्लास हम हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज के अंदर MOT देखेंगे। उसके अलावा आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जिनसे आपको डील करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितना मैंने आपको सिखा दिया है उनसे अब आप इनके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज के लिए MOT अप्लाई करना सिखाऊंगा, और हम एक केस देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। वो केस थोड़ा डिफरेंट होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, उसको आपको सीखना होगा। कई बार वो आपसे पूछ ले जाता है जेई के अंदर, तो इसलिए भी हम लोग उसको कवर करेंगे, बट आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे विद MOT फॉर हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आप अपनी शीट में से MOT के होमो एटॉमिक के क्वेश्चंस को ट्राई करें। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।